दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जब भी हम शोर शराबे वाली जगह से अचानक किसी शांत जगह आते हैं, तभी हमारे कानों में सीटी जैसी आवाज़ महसूस होती है और ये आवाज़ थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाती है। मगर आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये आवाज़ आपके कानों में लगातार आती रहे, बंद ही ना हो? तो आप क्या करेंगे? आप इरिटेट और परेशान हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये आवाज़ें क्या होती है और इनसे कैसा बचा जा सकता है। अगर आप ऐसी आवाज़ों से बचना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पीच एंड हियरिंग इनसाइट्स। आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कानों के अंदर जो आवाज़ आती है उसे क्या कहते हैं, ये कितने तरीके की हो सकती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और ये आवाज़ों की क्या सिम्टम्स होते हैं, इनके लिए क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए और इनका क्या इलाज हो सकता है और इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। और एट द लास्ट में कुछ गलत फहमियाँ हैं इनको लेकर, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन आवाज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हें टिनाइटस कहते हैं। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो टिनाइटस इज़ द परसेप्शन ऑफ साउंड इन द ईयर्स और हेड विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। मतलब बिना किसी बाहरी आवाज़ों के कानों में या फिर सिर में कहीं भी आवाज़ का महसूस होना टिनाइटस है। और ये आवाज़ लगातार भी आ सकती है या फिर कभी आती है, बंद हो जाती है। और जो इसकी लाउडनेस है वो भी फ्लक्चुएट करती है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पर जब आप किसी शांत जगह जाओगे तो आपको ज़्यादा ही महसूस होगी। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड लगभग 10 से 15% लोगों को कभी ना कभी अपने जीवन में टिनाइटस का सामना करना पड़ता है। और WHO के अकॉर्डिंग 750 मिलियन लोगों को टिनाइटस की प्रॉब्लम है। और अगर इंडिया की बात करें तो 7 से 10% लोगों को टिनाइटस है। ये सब बातें सोचते हुए आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि टिनाइटस किन लोगों को होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें टिनाइटस होने के चांस ज़्यादा है। वैसे ये सारी उम्र में, किसी भी उम्र में टिनाइटस हो सकता है। अब हम बात करते हैं टिनाइटस कितने तरीके के हो सकते हैं। तो बेसिकली टिनाइटस 4 टाइप्स के होते हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पल्सेटाइल और सोमेटिक। जिसमें पल्सेटाइल और सोमेटिक बहुत ही रेयरली मिलते हैं, तो इसलिए इनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। पल्सेटाइल में पेशेंट को अपनी हार्ट बीट के जैसी आवाज़ सुनाई देती है। और जो सोमेटिक है उसमें बॉडी के मूवमेंट, जैसे कि खाना खाते समय या फिर कुछ भी मूवमेंट करते समय आवाज़ महसूस होती है, वो सोमेटिक टिनाइटस है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव टिनाइटस की। तो सब्जेक्टिव टिनाइटस में पेशेंट के अलावा कोई भी आवाज़ को महसूस नहीं कर सकता है। मतलब कि जब भी आवाज़ आएगी तो सिर्फ पेशेंट ही महसूस करेगा। उसमें किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हम आवाज़ को महसूस नहीं कर सकते हैं। और ये 90 to 95% केसेस में मिलता है। और सेकेंड पे आता है ऑब्जेक्टिव टिनाइटस। तो इस केस में पेशेंट के अलावा भी दूसरे लोग इस आवाज़ को सुन सकते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ऑडियोलॉजिस्ट और ईएनटीज स्टेथोस्कोप और स्पेशल माइक्रोफोन्स का यूज़ करके इन आवाज़ों को सुनते हैं। और ये 5% से भी कम केसेस में मिलता है। अब हम जान चुके हैं कि टिनाइटस क्या है। अब हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कारणों को अच्छे से समझने के लिए इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाएगा कारण वो है ऑडिटरी सिस्टम। सेकेंड पे जो आ जाएगा न्यूरोलॉजिकल और वास्कुलर सिस्टम। और थर्ड पे जो दूसरे हैं कारण वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटरी सिस्टम की। ऑडिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है तो मतलब हियरिंग लॉस हो जाएगा। और हियरिंग लॉस के कारण भी टिनाइटस होता है। तो हियरिंग लॉस होने के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है, या फिर हम बहुत तेज़ आवाज़ जो के बीच में रहते हैं या तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं, उसके कारण भी सुनाई की कमी हो जाती है। या फिर हमारे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो गया, हमारी जो मिडिल ईयर की बोन्स हैं उनका डिसरप्शन हो जाना, या फिर स्टेशन ट्यूब में इन्फेक्शन, जो कि
हमारे मिडिल ईयर को और गले को जोड़ती है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगी और हमारे मिडिल ईयर में प्रेशर कम ज़्यादा होगा, उसके कारण भी हमको हमारा कान बंद बंद सा लगेगा और हियरिंग लॉस हो जाएगा अगर उसका सही से इलाज नहीं हुआ तो। और लास्ट में है कुछ मेडिसिन जो इनर ईयर के लिए टॉक्सिक रहती है, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनके ओवरडोज से इनर ईयर के हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उसके कारण भी टिनाइटस हो सकता है। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन रहती है, जैसे कि एस्पिरिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गया। उनके कारण भी उनके ओवरडोज से ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है इनर ईयर में। कुछ कीमोथेरेपिक ड्रग्स भी रहते हैं जो इनर ईयर के लिए बहुत टॉक्सिक रहते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने ऑडिटरी सिस्टम की। तो अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल और वास्कुलर रीजंस जिनके कारण टिनाइटस होता है। तो इसमें भी 4 होते हैं: एकॉस्टिक न्यूरोमा, मेनियस डिसीज, हेड एंड नेक इंजरी और वास्कुलर डिसऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा की, जो हमारी ऑडिटरी नर्व रहती है। ऑडिटरी नर्व मीन्स जो इनर ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करती है। अगर इसमें ट्यूमर हो जाता है तो उसे एकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं और इसके कारण भी हियरिंग लॉस हो जाता है, क्योंकि ऑडिटरी नर्व डैमेज हो जाती है ट्यूमर के कारण। पर इसमें हमें जो टिनाइटस होता है वो सिंगल ईयर में ही होता है, यूनिलेटरली होता है, क्योंकि या तो राइट की ऑडिटरी नर्व डैमेज होगी या फिर लेफ्ट की होगी, तो उस हिसाब से यूनिलेटरल होता है। और सेकेंड पे होता है मेनियस डिसीज़। जो मेनियस डिसीज़ होती है उसमें इनर ईयर के अंदर एक्सेस फ्लूइड बन जाता है, उसके कारण हियरिंग लॉस हो जाता है। और थर्ड पे आते हैं हेड एंड नेक इंजरी। सिंपल है, अगर सिर और नेक में कहीं पर चोट लग गई तो ऑडिटरी नर्व या फिर ऑडिटरी पाथवे का कुछ भी डैमेज हुआ जिसके कारण हियरिंग लॉस हो जाएगा और टिनाइटस हो जाएगा। और लास्ट में है वास्कुलर डिसऑर्डर, लाइक ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो इनर ईयर की जो स्मॉल सेल्स रहती है उनके अंदर ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा और जिसके कारण पल्सेटाइल टिनाइटस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे न्यूरोलॉजिकल और वास्कुलर रीजंस के अंदर। अब थर्ड और लास्ट जो कि है अदर कॉजेज़। तो जो अदर कॉजेज़ रहते हैं उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर किसी इंसान को स्ट्रेस हो गया तो उसके जो ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें हाइपर एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण से टिनाइटस हो जाएगा। और सेकंड पे आता है इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कुछ विटामिन्स रहते हैं लाइक मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन B12 जो कि इनर ईयर की हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। इनर ईयर की ऑडिटरी नर्व्स को और इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी कमी होने के कारण भी इनर ईयर में प्रॉब्लम आएगी और टिनाइटस हो जाएगा। तो अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स मतलब कि लक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 कैटेगरी में, प्राइमरी सिम्टम्स और सेकेंडरी सिम्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सिम्टम्स की। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम है हमारे कानों में या सिर में कहीं भी आवाज़ का महसूस होना। और ये आवाज़ें अलग अलग तरीके की हो सकती है, रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग। जो आवाज़ें तीखी और पतली रहती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये आवाज़ ज़्यादातर जुड़ी रहती है हियरिंग लॉस से, या फिर नॉइज़ एक्सपोजर, जैसे कि बहुत तेज़ शोर शराबे में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं। और सेकंड जो आवाज़ें मोटी और भारी रहती है तो ये कम केसेस में मिलती है, पर ये मेनियस डिसीज से रिलेटेड है। और अगर टिनाइटस के पैटर्न की बात करें तो ये 3 पैटर्न में पाया जाता है। तो सबसे पहला पैटर्न है इंटरमिटेंट। आवाज़ अभी आई, बंद हो गई थोड़ी देर बाद, फिर बाद में वापस आ गई, थोड़ी देर रही, फिर बंद हो गई। तो ये इंटरमिटेंट पैटर्न है और ये ज़्यादातर टेम्परेरी रहता है, क्योंकि इसमें चांसेस है कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये टिनाइटस की जो आवाज़ है ये भी ख़त्म हो जाएगी। उस सेकंड पे आता है परसिस्टेंस और क्रोनिक। जो आवाज़ आ रही है टिनाइटस की वो कंटिन्यूस आ रही है, लगातार आ रही है, और ये ज़्यादातर उन केसेस में देखने को मिलता है जिनमें परमानेंट हियरिंग लॉस रहता है। और थर्ड पे आती है पल्सेटाइल, जो कि हार्ट बीट की तरह सुनाई देती है, और ये ज़्यादातर वास्कुलर डिसऑर्डर के केसेस में मिलती है। ये तो बात हुई प्राइमरी सिम्टम्स की। अब हम चलते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स पर। तो सेकेंडरी सिम्टम्स में सबसे पहले बात करते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस की।
जब पेशेंट रात में सोने जाता है, आसपास का जो शोर रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है और उसका ध्यान टिनाइटस पर ज़्यादा जाता है, जिसके कारण टिनाइटस की आवाज़ और ज़्यादा बढ़कर महसूस होने लग जाती है और नींद को डिस्टर्ब कर देती है। फिर सेकंड पे आता है जो डेली के काम हैं और जैसे पढ़ाई लिखाई, तो उसमें पेशेंट का अटेंशन स्पान ख़राब हो जाता है, वो ध्यान नहीं लगा पाता है और इसके कारण वो इरिटेट हो जाता है और परेशान हो जाता है। और थर्ड पे है इमोशनल डिस्ट्रेस, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मतलब कि पेशेंट दिमाग में और थिंकिंग करने लग जाता है, सोचता है कि जो आवाज़ है वो बंद ही नहीं हो रही है, कम भी नहीं हुई और ज़्यादा बढ़ते जा रही है, क्या पता इसको कोई इलाज है कि नहीं, दवाई गोली भी खाई उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते उसके दिमाग में स्ट्रेस, जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन वाले जो स्ट्रेस हार्मोन हैं ये बढ़ जाते हैं और टिनाइटस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। पर्टिकुलर पेशेंट को किस रीज़न से टिनाइटस हुआ है और ये टिनाइटस की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये जानने के लिए डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को ईएनटी या फिर ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो वहाँ पर टेस्ट और पता करेंगे, क्योंकि टिनाइटस खुद में एक डिजीज़ नहीं है, वो तो सिर्फ एक सिम्टम है। डिसीज़ तो उसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकता है, तो पर्टिकुलर रीज़न को पता करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पर आप पेशेंट की केस हिस्ट्री लेंगे। केस हिस्ट्री में बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जैसे कि जो आवाज़ है कब से आ रही है, ये आवाज़ मोटी है, पतली है, हवा जैसी है, बजिंग है, जिस तरीके की आवाज़ आ रही है वो पेशेंट बताएगा। जो आवाज़ है वो एक कान में आ रही है या फिर दोनों कानों में आ रही है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की जड़ छुपी हुई है। जैसे कि अगर पेशेंट बोलता है कि उसके कानों में दर्द है, इसका मतलब कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण उसे टिनाइटस हुआ हो, या फिर उसे चक्कर आ रहे हैं तो उसको शायद वास्कुलर या फिर वेस्टिबुलर डिसऑर्डर हो। जैसे कि वो बोलता है कि उसको सुनाई की कमी है, एज ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि परमानेंट हियरिंग लॉस हो, तेज़ आवाज़, तेज़ म्यूजिक सुनता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और पता करते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद में फिर कुछ ऑडियोलॉजिकल टेस्ट जो कि ऑडियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पियोटोन ऑडियोमेट्री। और पियोटोन ऑडियोमेट्री से जो पेशेंट की हियरिंग कैपेसिटी है वो पता चल जाएगी कि पेशेंट को कितना वो सुनाई देता है, और जो लॉस है अगर तो वो किस टाइप का है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन के कारण है या फिर इनर ईयर की। तो ये सारी चीज़ें इस टेस्ट के कारण पता चल जाएगी। और फिर एक टेस्ट होता है टिम्पेनोमेट्री, जिसे इमिटेस और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री भी कहते हैं। तो इसमें भी पेशेंट के मिडिल ईयर के स्टेटस के बारे में पता चलेगा कि पर्टिकुलर मिडिल ईयर में कुछ इन्फेक्शन वगैरह, फ्लूइड वगैरह है जिसके कारण उसे टिनाइटस हुआ है। तो ये टेस्ट से ये पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर चाहे तो ईएनटी पेशेंट से एमआरआई और सीटी स्कैन भी करवा सकता है। अगर कोई केस हो जिसमें कि उनको लगता है कि इसे ट्यूमर हो सकता है, तो एकॉस्टिक न्यूरोमा के लिए या फिर मिडिल ईयर में बोन्स के डिस्ट्रप्शन को देखने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन करवा सकते हैं। डायग्नोसिस भी हो गई। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। अगर ऑडियोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि एज ज़्यादा है, हियरिंग लॉस हो गया, परमानेंट हियरिंग लॉस है, तो उस केसेस में हियरिंग एड वगैरह सजेस्ट करेंगे। अगर हियरिंग नॉर्मल है फिर भी टिनाइटस की आवाज़ आ रही है, कुछ दूसरे कारण नहीं है, तो उस केसेस में टीआरटी दे सकते हैं। टीआरटी एक थेरेपी होती है, टिनाइटस रीट्रेनिंग थेरेपी। इसमें पेशेंट की लाउडनेस, जो आवाज़ है कानों के अंदर, उसकी लाउडनेस को और उसकी पिच को मैच करके नॉइज़ देते हैं। 20-30 मिनट्स का ये सेशन रहता है और ये ऐसे कई सेशन होंगे जब तक कि पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं लगता और जो आवाज़ है टिनाइटस की वो कम नहीं हो जाती है। और साउंड थेरेपी के लिए भी बोल सकते हैं, जिसमें पेशेंट को बाहर की नॉइज़ेस सुनने के लिए बोलते हैं, जैसे कि वाइट नॉइज़, पिंक नॉइज़, नेचुरल साउंड जैसे कि रेन का हो गया, ये सारी आवाज़ें सुनने के लिए बोल सकते हैं, ताकि पेशेंट अपने कान के अंदर की आवाज़ को धीरे धीरे इग्नोर करना सीख ले और उसकी जो टिनाइटस की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जो स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण टिनाइटस होता है, उसमें पेशेंट को समझाया जाता है कि वो पेशेंट को लेकर ओवर थिंकिंग ना करे, क्योंकि इससे उसकी जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन लेने से जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन, इसके कारण टिनाइटस और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी करने के लिए बोलते हैं। एक्सपोजर थेरेपी भी दे सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट को टिनाइटस को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लीजिए, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद में टेंशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आखिरी में आती है मेडिसिन। तो मेडिसिन से इस प्रॉब्लम में बहुत ही कम फ़ायदा होता है, क्योंकि हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, टिनाइटस एक सिम्टम है, एक डिसीज़ नहीं है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं है, पर इसके पीछे जो कारण हो सकते हैं उसके लिए ड्रग्स हैं। तो जैसे कि आपको ईयर में इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण अगर टिनाइटस आ रहा है, तो ईयर के इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक और आप लोगे और ईयर इन्फेक्शन सही हो जाएगा, और उसके बाद में आपका टिनाइटस भी सही हो जाएगा। दूसरा इलाज है अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना। जैसे कि कुछ ट्रिगर्स रहते हैं जो टिनाइटस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उनमें थोड़ा कंट्रोल करना। जैसे कि कैफीन हो गया और अल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया, तो इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखना है। हेल्दी डाइट लेना है, जैसे कि जिसमें विटामिन B12, मैग्नीशियम और जिंक हो, जो कि इनर ईयर की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और जो अपनी स्लीप हाइजीन है उसको अच्छे से रखना है, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे जगना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज से जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, उसके कारण भी जो ब्लड रिलेटेड वास्कुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर टिनाइटस है तो उसमें फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टिनाइटस के बारे में हम सारी चीज़ें देख चुके हैं कि टिनाइटस क्या है, कैसे है, क्यों है और इसका क्या इलाज है। पर अब हम इस प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हियरिंग प्रोटेक्शन, जो हमारी हियरिंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि हियरिंग लॉस के कारण भी टिनाइटस होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 85 dB से ज़्यादा के नॉइज़ को ज़्यादा देर तक नहीं सुनना है, और अगर ऐसे नॉइज़ में आप है तो आपको ईयर प्लग यूज़ करने चाहिए। और सेकंड पे आता है सेफ़ लिसनिंग हैबिट्स, मतलब कि आपको आपकी आदतें सुधारनी पड़ेगी सुनने वाली। जो आप बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा। इसके लिए एक रूल है 60-60 रूल, मतलब 60% वॉल्यूम का जो साउंड है उसको 60 मिनट से ज़्यादा देर नहीं सुनना है। और ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनने से अच्छा है कि आप नॉइज़ कैंसलेशन वाले ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपके सारे मिथ्स क्लियर हो गए होंगे, पर फिर भी कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि हियरिंग, जिनको टिनाइटस होता है उनको हियरिंग लॉस भी होता है। तो ये गलत है। जैसे कि जो नॉर्मल हियरिंग वाले रहते हैं उनको भी टिनाइटस हो सकता है। जो सेकंड मिथ है वो है कि टिनाइटस का इलाज पॉसिबल है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो टिनाइटस है वो खुद में एक बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है, और उसका डायरेक्ट कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है, उसका अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उससे टिनाइटस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, पर डायरेक्ट टिनाइटस का कोई इलाज नहीं है। फिर थर्ड और लास्ट जो मिथ है वो है टिनाइटस प्योरली ईयर प्रॉब्लम, मतलब टिनाइटस कान से ही जुड़ा हुआ है। तो ये भी गलत है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि अगर किसी को डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस के कारण टिनाइटस हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका ब्रेन इन्वॉल्व है, कान का कोई लेना देना नहीं उससे। तो ये भी एक गलत बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको टिनाइटस के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा, और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।